नमस्कार विद्यार्थियों, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर सिविल लाइंस प्रयागराज से मैं हरे कृष्णा त्रिपाठी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो आपका हिंदी का पेपर है पहला, तो हिंदी का पहला या आपके सामने मॉडल प्रश्न पत्र भी लेकर आया हूं। इस मॉडल प्रश्न पत्र में आपको ऐसे ऐसे प्रश्न को मैं दिखाए हैं जो आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से उसको रियलाइज करेंगे ये प्रश्न पत्र कितने महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न पत्र कितने आपको आ रहे हैं। उन सभी को आप तैयार करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न पत्र को पढ़ने से पहले एक बार उसको लाइक करें और अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को उसका लाभ प्राप्त कर सकें। आइए तो हम समय को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पत्र की ओर ध्यान देते हैं। विषय सामान्य हिंदी 2024-25 का समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो वह 15 मिनट आप गंभीरता पूर्वक उस प्रश्न पत्र को पढ़िए। उसके बाद पढ़ करके ये डिसीजन तय करिए, निर्णय लीजिए कि मुझे कौन सा प्रश्न आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। सारे प्रश्नों को गंभीरता पूर्वक पढ़ करके उसको आप निर्णय लीजिए। उसमें देखिए जो प्रश्न आपको अच्छे लगे क्रम से करना शुरू कर दें। तो इसमें इस प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए गए हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न करने हैं। सभी प्रश्न करने को मतलब जो अथवा में है एक करना है। कभी कभी सभी प्रश्न करने हैं ये समझ करके कुछ विद्यार्थी सभी प्रश्न करने लगते हैं। सभी प्रश्न नहीं करने हैं, बल्कि इसमें इस प्रश्न खंड, दोनों खंडों में से सभी खंड करने हैं, अथवा वाले प्रश्न छोड़ देने हैं। और जैसे अब आपको खंड का बताना शुरू किए। खंड का में पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है वह है शिक्षा का उद्देश्य। पहले प्रश्न में पहले का क। विद्यार्थियों ये ध्यान दीजिए, जो लिखा गया है आपके सामने जो दिख रहा है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक, इसके लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है, मोहन राकेश नहीं है, रामकृष्ण दास नहीं है तो एक बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के शिक्षाविद यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। तो आप देखते होंगे शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने लिखा। हम विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था और यह शिक्षा का उद्देश्य एक निबंध संग्रह है, भाषा की शक्ति। क्या है? भाषा की शक्ति। आपको बता देना चाहते हैं, कभी कभी यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य किस निबंध संग्रह से लिया गया है। क्या पूछा जाता है? शिक्षा का उद्देश्य, ये शिक्षा का उद्देश्य ये निबंध संग्रह है भाषा की शक्ति। किससे लिया गया है? भाषा की शक्ति। भाषा की शक्ति से लिया गया है। जरा इसको आप ध्यान देंगे। यह निबंध संग्रह भाषा की शक्ति से लिया गया है। शिक्षा का उद्देश्य जो आपको हम बता रहे हैं, यह भाषा की शक्ति, ये भाषा की शक्ति, भाषा की शक्ति यानी भाषा की शक्ति। ये निबंध संग्रह क्या है? ये निबंध संग्रह, निबंध संग्रह। इस निबंध संग्रह में यह शिक्षा का उद्देश्य संग्रहित है, इसी में ये संग्रहित है। तो इसके निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। आगे जो आपके सामने प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यह आप ध्यान देंगे। आप जो दूसरा इसमें दिया गया है वह है प्रश्न जो आप देखेंगे वह है दूसरा प्रश्न। आपका दूसरा प्रश्न जो दिया गया है उसको जब आप देखेंगे तो ये है दूसरे प्रश्न को। जो दूसरा है उसके रचनाकार सुख सागर, परीक्षा गुरु, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी। ये जो लेखक हैं लल्लू लाल की रचना, एक खड़ी बोली के 4 न्यायिकों में से एक हैं। सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदा सुखलाल। उसमें से इनकी रचना है प्रेम सागर। इनकी रचना क्या है? प्रेम सागर। ये जो इनकी रचना प्रेम सागर है, ये
आपके दूसरे प्रश्नों के में बताए जाते हैं। तीसरा जो आपका प्रश्न है वह है किसका? तीसरा प्रश्न है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन हैं? यानी इसमें परीक्षा गुरु, सुख सागर, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी 4 दिए गए हैं। इनकी रचना आपकी प्रेम सागर है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया है पर्दा। पर्दा एक ऐसी कहानी है जो कहानीकार इसमें दिखाया है कि वह अब पर्दे से अपनी घर की इज्जत को ढका रहता है, लेकिन किसी ने आकर के उसके पर्दे के सारे रूबरू हटा देता है। तो यह पर्दा कहानी के कहानीकार यशपाल जी हैं। यशपाल एक मार्क्सवादी और समाज के एक क्रांतिकारी कहानीकार थे जो कि पर्दा इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह देखेंगे आप। अगला प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते रहेंगे, आप बने रहेंगे। अगला प्रश्न है ये आवारा मसीहा। आवारा मसीहा, आप देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार। पढ़ाते समय आप सबको ये हमेशा बताया करते थे। क्लास में आप देखते होंगे विद्यार्थियों, ये आप देखे होंगे 2 प्रश्न में बराबर बताता था, कलम का सिपाही और आवारा मसीहा। वही एक प्रश्न लेकर के आपके सामने आया हूं, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आप इसको तय करिए कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। आप जानते हैं आवारा मसीहा एक जीवनी विधा है। क्या है? जीवनी। ये भी पूछता है कि आवारा मसीहा कौन सी विधा है? जीवनी विधा है। इसके रचनाकार आपके कौन है? इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर। इसके रचनाकार कौन है भैया? विष्णु प्रभाकर। आइए हम दिखाते हैं, ये विष्णु प्रभाकर, ये आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। ये प्रश्न 3 तरह से पूछता है। आवारा मसीहा कौन सी विधा है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। जरा ध्यान देंगे, यहाँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो मैंने आपको बताया। तो आवारा मसीहा के रचनाकार शरद चंद्र विष्णु प्रभाकर हैं। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बाणभट्ट की आत्मकथा। यह भी आपको बराबर समझाते हैं। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं सब जानते हैं कि यह रचना किसकी है। तो ये जो आपको बताया गया, ये जो बताया गया आपको कि ये बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है? इसमें तो पूछा गया इसके लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है, वासुदेव अग्रवाल नहीं है, सरदार पूर्ण सिंह नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये द्विवेदी में लोगों को कंफ्यूज होता है। तो बाणभट्ट की कथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछता है मेरे विद्यार्थियों, वो पूछता है बाणभट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है? तो इसके लिए मैं आपको क्लास में बताया हूंगा, नोट्स में देखिएगा। एक सूत्र बताए हैं बचपन। अब बचपन से आपको इनके 4 उपन्यास क्लियर हो जाएंगे। ब से बाणभट्ट की आत्मकथा, च से चार चंद्र लेख, प से पुनर्नवा, न से अनामदास का पोथा। क्या चारों को लिखने की जरूरत है? नहीं, आप सब रटे हैं। ब से बाणभट्ट की आत्मकथा, च से चार चंद्र लेख, प से पुनर्नवा, न से अनामदास का पोथा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप बता देंगे कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विद्यार्थियों में बताना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये 5 प्रश्न, अब आप सभी ये बता देंगे इन 5 प्रश्नों में किसका 5/5 है। इन 5 प्रश्नों में मेरे विद्यार्थियों आप बताएंगे किसका किसका 5/5 है। आप ये बताएंगे किसका किसका 5/5 है। हमें जानना चाहेंगे कि इसमें कितने विद्यार्थी 5/5 नंबर पाए। ये जो पाए हो वो तुरंत उसमें कमेंट करेंगे कि सर मेरा 5/5 है। इसको जो है हम देखेंगे। ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसमें कौन कौन कितने अंक गेन किए हैं। तो आप ये देखें,
आप इसको देखिए, हम आपको दिखाते हैं, आप जरा ये देखेंगे, ये जो चारों प्रश्न आपने किया, इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 में 5 नंबर लाए। आप 5 में 5, 4 में 5 और 3 में 5 ऐसा बताएंगे, किसका 4 सही, किसका 5 सही, किसका 3 सही। मेरे विद्यार्थियों, मुझे तो लगता है आपका 5 सही होगा, आप करके देखिए। इसलिए अब हम आगे दूसरे प्रश्न में चलते हैं। अगला क्या है ये देखते हैं। दूसरा है, अरे आपके सामने एक कालजयी रचना आ गई है। अगर ये गलती हो गया विद्यार्थियों ने तो आपका पढ़ना सब बेकार। ये विश्व प्रसिद्ध रचना है। कामायनी तो सबके घरों पर, प्लेटफार्मों पर हर जगह रखी रहती है। कामायनी जैसी कालजयी रचना हर विद्यार्थियों के दिमाग में दौड़ता है। तो ये जो कामायनी है, कामायनी को आप देखेंगे, कामायनी ये क्या है, कामायनी जो है ये विश्व प्रसिद्ध कालजयी रचना है। किस युग की है? अब इसमें द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग। तो आप स्वयं जानते हैं कामायनी छायावाद रचना है। अब यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आप कभी कभी ये प्रश्न इस तरह से आता है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं मेरे विद्यार्थियों? ये कभी ना भूलिएगा, कामायनी में 15 सर्ग हैं और साकेत में 12 सर्ग हैं। और उसके बाद आपका जो है वैदेही वनवास में 19 सर्ग हैं, प्री प्रवास में 17 सर्ग हैं और वैदेही वनवास में 19 सर्ग हैं। तो यहाँ आपको हमने बताया कि कामायनी जो विश्व प्रसिद्ध रचना है, इस पर जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। यह अभी पूछता है कि कामायनी पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? मंगला प्रसाद पारितोषिक, मंगला प्रसाद पारितोषिक। कभी कभी ये प्रश्न जाने रहेंगे, ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि कामायनी पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है। इसलिए हम चाहते हैं आपको सारे क्वेश्चन का अतिरिक्त जो इसमें अन्य तरह से पूछा जाए वो बता सकते हैं। दूसरा आप देखिए, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? ये आपके सामने चार हैं, अग्रदास, नंददास, तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर। वाह, ये तुलसीदास और नंददास ये दोनों कजिन ब्रदर हैं, दोनों चचेरे भाई हैं। अग्रदास, नाभादास, नंददास, तुलसीदास। हाँ, इनकी तीन की विशेषता है कि राम काव्य परंपरा के हैं। कहाँ के हैं? राम काव्य परंपरा के तीनों हैं। लेकिन जो हमारा प्रश्न है वो प्रगतिवाद किसका है? ये जो हमने बताया वो कह रहे हैं कि प्रगतिवाद के कवि कौन कौन हैं, इसमें हम आपको बताएंगे। प्रगतिवाद के कवि रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें आग और राग का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। उर्वशी इनका महाकाव्य है जो 1962 में लिखा गया है और जो 1972 में इनको इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि अगर ये पूछ लिया गया रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य क्या है? उर्वशी। नेक्स्ट देखें आप, अगला हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपका एक प्रश्न और आ गया जो अछूता नहीं रह सकता। यह बोर्ड से कभी इतर हो ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। ये मैं ज्वाला देवी से हरे कृष्ण बोल रहा हूं, यह मेरा दृढ़ है कि ये निश्चित रूप से प्रश्न इससे रहेगा। कोई न कोई तार सप्तक का एक प्रश्न, चाहे वो तार सप्तक हो, चाहे द्वितीय तार सप्तक हो, चाहे तृतीय तार सप्तक हो, चाहे तार सप्तक का प्रकाशन किया किसने किया या प्रयोगवाद का नाम किसने दिया, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो तार सप्तक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष इसमें पूछा है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष मेरे विद्यार्थियों ये 1941, 1943, 1954, 1947 आपको याद आ गया होगा। ये प्रश्न सामने स्क्रीन पर आते ही आ गया होगा कि 1943 क्या है? 1943 में ही तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। और ये भी बताए हैं 1943 में 8 जोड़ दिए, द्वितीय तार सप्तक फिर जोड़ दीजिए 8, 51 आ गया। 1951 फिर 8 जोड़ दीजिए 1959। यानी कहने का मतलब आपको हमने ये बताया 3 तार सप्तक हैं, 43, 8, 51, 8, 59 और चौथा 20 साल बाद 79। तो चारों सप्तक का प्रकाशन अज्ञे ने ही किया है। किसने किया है? अज्ञे ने किया है। तो यह भी प्रश्न आपसे अछूता नहीं है, इसलिए आप ध्यान देंगे
तार सप्तक का प्रकाशन का वर्ष 1943 में हुआ है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। हाँ, द्विवेदी युग, क्योंकि आधुनिक काल को कुल 9 भागों में बांटा गया है। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छादोत्तर, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, जिसमें द्विवेदी युग पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब द्विवेदी युग क्या है? द्विवेदी युग पर हम देखते हैं, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अगर यही शब्द भूल गए, नहीं पढ़े, तब तो द्विवेदी युग की रचना आप साकेत लगा देंगे। अगर लिख दिए, केवल देख लिए द्विवेदी युग की, इतने पढ़ के अगर आप छोड़ दिए, तब तो साकेत लगाएंगे। अगर जिसने नहीं पढ़ा तो उत्तरे लगा देगा। जो कायदे से प्रश्न पढ़ेगा द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो वह तुरंत बताएगा कामायनी। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी छायावाद की रचना है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो अब अगर इस प्रश्न को जो विद्यार्थी खूब ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसका उत्तर तुरंत आ जाएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब, कोई भी प्रश्न आप ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास करें, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपका बहुविकल्पी प्रश्नों में लास्ट प्रश्न है अष्टछाप। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से? भक्ति काल के राम भक्त शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्त शाखा से। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन चारों विकल्प में थोड़ा सा सोच कर समझ कर करिएगा। अष्टछाप का नाम सभी विद्यार्थी 11th में ही जानते हैं। अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने किया। अष्टछाप कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं, जिसमें अष्टछाप में सारे कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं। सूरदास, नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज स्वामी, छीत स्वामी, ये सारे कवि आपके अष्टछाप कवि में आते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके लिख देंगे किसका 10/10 आया है, किसका 9/10 आया है, किसका 8/10 आया है। ये जरूर कमेंट करके बताएंगे। एक डीपी लगा करके तुरंत दिखाएंगे कि हमारा सर इतना सही हुआ है, तब संतुष्ट होगा। अगर किसी का गलत होगा तो फिर ये मैं तुरंत पूछिएगा, मैं इसका उत्तर बताऊंगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है विद्यार्थियों के अपने विद्यालय के सारे बच्चे 10 में 10 कर लिए होंगे। इस तरह से अगर आप 10 में 10 कर लेते हैं तो 98/100 नंबर आपका कोई काट नहीं सकता। ये तय है कि अगर ऑब्जेक्टिव आप 10 में 10 कर लिए, इसलिए पहला प्रयास करिए कि आप 10 में 10 कर लें। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो अति महत्वपूर्ण है। यह अभी तक आपने बहुविकल्पी प्रश्न किया, अब वो 10 में 10 अगर सही है तो निश्चित रूप से अब आपका जो है परसेंटेज 95+ होना शुरू हो गया। तो अब क्या है, तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब जो प्रश्न दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ दिया है, वह है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, पृथ्वी माता की पेट में, कोख में जो अमूल्य भंडार है, निधियां हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। मेरे विद्यार्थियों, शुद्ध लोग पढ़ भी नहीं पाते, लेकिन इसको साफ साफ पढ़ करके नीचे जो इसके प्रश्न दिए गए हैं 5 प्रश्न, ये इसी में से मिलेंगे। इसलिए इसको 2 बार 3 बार पढ़िए। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा का पर्यायवाची पृथ्वी, भूधरा ये होता है, और उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। तो सबसे पहले इसमें जो प्रश्न दिया है मेरे विद्यार्थियों, वह प्रश्न दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो गद्यांश दिया है, जो अनुच्छेद दिया है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये कौन सा पाठ है। तो आप पढ़े होंगे, क्लास में आपके शिक्षक महोदय बताए होंगे कि हर पैराग्राफ की पहचान क्या है। इसमें पृथ्वी, यानी यह राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बना है, भू, जन और संस्कृति। ये इन 3 तत्वों से मिलकर बना है। तो आपको पैराग्राफ में तुरंत पता चल गया कि राष्ट्र का स्वरूप है। तो राष्ट्र का स्वरूप था, हम इसके गद्यांश का संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य गरिमा खंड में संकलित ये पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह में संग्रहित। क्योंकि राष्ट्र का स्वरूप देखिए, जो देख रहे हैं, राष्ट्र का स्वरूप,
राष्ट्र का स्वरूप ये पाठ है, स्वरूप ये इनका निबंध है। यह जो है पृथ्वी पुत्र में संग्रहित है। किसमें? पृथ्वी पुत्र में संग्रहित है। ये निबंध है, ये निबंध संग्रह। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दोनों में कॉन्सेप्ट रखिएगा और ये दिखाइएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य गरिमा में खंड में संकलित पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह में संग्रहित राष्ट्र का स्वरूप निबंध से लिया गया है। इसके लेखक शुक्लोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, कहानीकार एवं समाज के एक सजग साहित्यकार के रूप में वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो अग्रवाल जी के बारे में ये बताया गया। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है यहाँ, तीसरा प्रश्न है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? जी हाँ, पृथ्वी के पेट को चीर करके लोग अन्न पैदा करते हैं। तमाम औषधियां, तमाम वनस्पतियां, तमाम खनिज पदार्थ सब पृथ्वी में ही समाहित है। पृथ्वी के गर्भ में वह सब है। वह क्या है? देखिए, इसमें मिलता है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां, यहां पढ़ लीजिए, अमूल्य निधियां जिसका कोई मूल्य नहीं है। हाँ, वो अमूल्य निधियां जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया मेरे विद्यार्थियों। कोई अगर विद्यार्थी दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा है या पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ा है तो इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, इसी में से उत्तर मिल जाएगा। घबराने का विषय नहीं है, आप इसी पैराग्राफ को पढ़िए। अगर दूसरा भी आता है तो इसी में से आपका उत्तर मिलेगा। ये दूसरा प्रश्न, आप प्रश्न संख्या 2, आपको यहाँ उत्तर मिल गया। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह धरती वसुंधरा कहलाती है। तो क्या हुआ? अगर आपने ध्यान से देख लिया तो इसका उत्तर मिल गया। अब है रेखांकित अंश की व्याख्या। जो रेखांकित है इसकी व्याख्या करेंगे। इसकी व्याख्या में हमें देखेंगे हमारी यह पृथ्वी माता की, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां हैं, यानी खाद्य पदार्थ, तेल, औषधि, सोना, चांदी सब भरा हुआ है, जिसके कारण यह पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। और कहते हैं उससे कौन, उसके विषय में कौन नहीं जानना चाहेगा। आज पृथ्वी से मुझे सब कुछ मिलता है। आज पृथ्वी हमें सोना, चांदी, तेल, खनिज पदार्थ सब कुछ दे रही है, इसीलिए तो मैंने इसे वसुंधरा कहा। तो यह इसकी व्याख्या हम अंडरलाइन करके, कुछ नहीं करना है, आप 2 लाइन इसके उतारे। जैसे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं राम जाता है तो राम के द्वारा जाया जाता है तो आशय वही ना। तो इसी तरह से इस अंडरलाइन की व्याख्या करें, उसका आशय वही रहेगा। तो क्या है यहां कि पृथ्वी की, तीसरा प्रश्न चौथा देखेंगे, पृथ्वी की देह को किसने सजाया? धरती मां के शरीर को किसने श्रृंगार किया? अब आप देखिए जरा सा, ये इसी में होगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस करके अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को, देह को सजाया है। वाह वाह। ये चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न ही निकल गया। दिन रात बहने वाली नदियों ने, रात दिन हमारी जो ये गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी सब है, ये नदियां पहाड़ों को पीस पीस करके अगणित प्रकार से जो मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया। यहां तक आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अरे यार, ये देखो ना, ये चारों प्रश्न आपके इसी में है। कहीं नहीं भटकना है, किसी से नहीं पूछना है, बस केवल उस पैराग्राफ को 2 मिनट कंटिन्यूअस पढ़ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको 7 मिनट में मैक्सिमम करना है। इस क्वेश्चन को यानी 10 नंबर के प्रश्न को करने के लिए 7 मिनट लगाना है, क्योंकि ये 10 नंबर का है और 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? यानी भविष्य में आर्थिक उत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी हमें अर्थ के दृष्टि से मजबूत होने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अरे किन सब की? अमूल्य निधियों की। भावी, यहां से भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें
अमूल्य निधियों की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। अब बताइए, ये तय कर लेंगे किसको 10/10 मिला, किसको 8/10 मिला, किसको 6/10 मिला, किसको 4/10 मिला, किसको 2/10 मिला। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आप कमेंट करके आप देव इसको बताएंगे कि सर ये पैराग्राफ में मेरा 10/10 था। अरे यार, हम कहते हैं 10/10 नहीं, आप 100/100 पाओगे, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप देखिएगा आपको कितना मिला। तो आगे देखते हैं, समय का ध्यान रखते हुए। अगला है क्वेश्चन आपका, यही अथवा में है, इसलिए मैंने कहा ना सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, लेकिन जहां अथवा है उसमें से कोई एक करना है। अब इसमें जैसे अशोक का फूल दिया है, तो अशोक का फूल किसने लिखा आप जानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है। किस युग के लेखक हैं? ना, कभी भी द्विवेदी युग ना बताइएगा, ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये अशोक का फूल है। अशोक का फूल शीर्षक का नाम है, ललित निबंधकार है। जैसे ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया ना, वैसे इसे भी आप कर सकेंगे। इसमें से आप देख रहे हैं संदर्भ पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है, और इसमें उसी तरह से 3 प्रश्न और पूछा है, इसको भी उसी तरह से कर सकेंगे। और ये अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का उस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसमें सारे उत्तर पैराग्राफ में दिखेंगे। आइए हम आपको अब तीसरे प्रश्न में, चौथे प्रश्न में ले जाते हैं, जो कि फिर ये भी 10 नंबर का है। ये भी 10 नंबर का है, और ये 10 नंबर में इसमें हम देखते हैं कितने नंबर मिलते हैं। और यह दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर करिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये कदापि न भूलिएगा, कहीं ऐसा ना हो पेपर के बाद मिलिए और कहिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया और समय बीत गया, मैं लिख नहीं पाए। समय का भी ध्यान देना है, पहला दिन पेपर रहेगा, कहीं आपसे कोई प्रश्न छूटे ना, इसको भी ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए मुझे आगे बढ़ना है। तो आइए हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, ये हम देखेंगे। चौथा प्रश्न है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, अब अबला जन के लिए कौन सा पथ है? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए ही कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पथ समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। हाँ, यह कैकेयी का अंताप। भरत महिमा, भरत महिमा आप पढ़े होंगे। कैकेयी का अनुताप भरत महिमा कक्षा 11 में है, लेकिन द्वादश में 12th में कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। कैकेयी अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप कर रही हैं। भगवान राम के वन चले जाने के बाद वो पश्चाताप करती हैं, और उसी के संदर्भ में दिया है। और यहां से कौशाम्बी से कुछ दूर, कौशाम्बी से कुछ दूर जा करके चित्रकूट में एक पर्ण कुटिया के सामने अपनी पश्चाताप करती हुई कैकेयी क्या कहती हैं? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? मैं तो एक अबला स्त्री हूं, मैं तो असहाय हूं, मेरे लिए सौगंध के सिवा और क्या हो सकता है? अब तो मेरा पति भी खो गया, मेरा बालक भी, मेरा बेटा भी मुझसे विमुख हो चुका है। हे राम, अब आपके सामने मैं और क्या कहूं? तो इसमें ये रेखांकित ऐसे बताया गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ है। आप लिखेंगे जब इसको, तो आप यहां ये पाएंगे, क्या पाएंगे? ये कहेंगे कि ये जो है कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप। ये प्रश्न है कैकेयी का अनुताप। आप क्या ये बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किस महाकाव्य से लिया गया है? साकेत से। यह साकेत में संग्रहित है। साकेत मैथिली शरण का यह महाकाव्य है। इसमें कुल 12 सर्ग हैं। इसमें 12 सर्ग हैं। इस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है, और यही हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयागराज में स्थित है, यही से इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। तो आइए हम आपको बताते हैं। ये बताना चाहेंगे कि ये जो प्रश्न दिया गया है, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि खंड में संकलित साकेत महाकाव्य में संग्रहित कैकेयी अंताप नामक शीर्षक दिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आप ये संदर्भ में दिखा देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या दिखा देंगे। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है?
यानी एक अबला स्त्री के लिए सौगंध के सिवा और सा क्या मार्ग हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी दुर्बलता क्या है, जो गलती की है उसका पश्चाताप करने के बाद समाज को कैसे विश्वास दिलाए। उसके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं है, बस सौगंध के सिवा कुछ नहीं बचता मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए ये कहना चाहती हैं, फिर नीचे तीसरे प्रश्न में है कि करके पहाड़ सा, ध्यान देंगे, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अलंकार पढ़ाते समय मैं बार बार ये आपसे पूछा, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सासी से सरिस पीपर पात सरिस मंडोला। तो यहां जो सा आया है तो सा से यहां उपमा अलंकार, क्या कहेंगे आप? उपमा अलंकार। तो इसमें उपमा अलंकार है, क्या है? उपमा अलंकार। तो कहते हैं करके पहाड़ सा, सासी से जिसमें आता है वह क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। पीपर पास सरिस मंडोला। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी पूरे पैराग्राफ की आपको व्याख्या, यानी कई कहती हैं, क्या उन्होंने कहा कि हे राम, मेरे लिए अब सौगंध के सिवा कुछ नहीं बचा है। मैं यह सभा में यह सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि मैं भरत के द्वारा प्रेरित की गई हूं, उकसाई गई हूं, तो जैसे आपके पिता राजा दशरथ खत्म हो गए, चले गए स्वर्ग को, वैसे मैं अपने बेटे भरत को भी खो दूं। इस मन को, इस बात को कहते हुए कैकेयी अपने छाती को पीटते हुए सभा में चिल्लाती है, कहती है, और जब ये शब्द कहती है तो राम कहते हैं कि ठहरो मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो, मुझे रोको ना, जो भी मैं कहूं उसको सुनो। हे समाज, हे अयोध्या नगर के लोग, हे राम, जो कुछ भी मैं कहूं उसको सुनो। क्या मैं इतने बड़े गलती करने के बाद सरसों के बराबर पश्चाताप भी ना कर सकूं? इसका ये कहने का भाव है। अब नीचे पंक्ति में है भाव की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं। रस छंद अलंकार, रस करुण रस, छंद मंदाक्रांता, अलंकार उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रस अलंकार, भाषा खड़ी बोली। मैथिली शरण गुप्त ने जो लिखा है साकेत महाकाव्य, वह खड़ी बोली में लिखा है। तो आप कहेंगे सर ये तो कैकेयी अंताप है। अरे भाई, साकेत में ही कैकेयी अंताप संग्रहित है, साकेत में ही कैकेयी अंताप संग्रहित है। साकेत खड़ी बोली का महाकाव्य है। तो ये खड़ी बोली हो गया। रस अलंकार भाषा शैली वो प्रबंध शैली, और रस छंद अलंकार भाषा शैली गुण, यहां माधुर्य गुण होगा हमेशा। प्रसाद और करुण रस श्रृंगार रस, ये सब क्या होता है? गुण प्रसाद ही होता है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी ये भी 5 नंबर का था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आप तय करिएगा किसको 2/2 मिला, किसको 1/2 मिला, या किसको 10/10 मिला। ये तय करके आप आगे बताएंगे। आप कमेंट करेंगे कि सर किसको किसको इस तरह का क्वेश्चन मिला है, किसको नहीं मिला है। ये बात आप ध्यान देंगे। अगला हम देखते हैं। अगला ये देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो अथवा में दिया हुआ है, तो अथवा का हम देखते हैं, जैसे ऊपर आपने किया है वैसे ये भी हम करेंगे। तो अथवा का देखते हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, चाहे ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला करिए। पैराग्राफ आप पढ़ लिया, हम देखिए बताते हैं पद्यांश। ये भी किससे लिया गया है? लज्जाशीला पथिक महिला, कोई क्लांता जो कहीं दृष्ट आवे, होने देना विकृत वसना, न तू सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमिक हो। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसको क्रांतियों को मिसाना।
अभी पद्यांश का संदर्भ करना है विद्यार्थियों, जैसे उसका था। तो ये जो है पवन द्युतिका से लिया गया। पवन द्युतिका किसमें है? प्रिय प्रवास में संग्रहित है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि खंड में संकलित प्रिय प्रवास महाकाव्य में संग्रहित पवन द्युतिका शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता आधुनिक खड़ी बोली के महाकाव्यकार और आधुनिक सूरदास के रूप में जाने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो द्विकलात्मक में सिद्धहस्त हैं, करुण एवं वात्सल के सम्राट कहे जाते हैं। उन्होंने यह लिखा है और इसमें देखिए हम रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर सकेंगे कि जो थोड़ी सी इधर देखेंगे हम, जो थोड़ी सी अब आगे हम ये देखते हैं, अगला हो गया, जो थोड़ी सी श्रमिक हो वह गोद ले श्रांत खोना। मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री आपको काम करते हुए दिखाई दे तो उसे उसके परिश्रम को देख करके हे दूती अपने गोद में बैठाल करके उसके कमल मुख की कुमलाए हुए मुख को शीतलता प्रदान करना। यह इसका आप भाव देख लेंगे। आगे देखेंगे, आगे ये है कि ये बताया गया इसमें जरा ध्यान देखेंगे आप। राधा लज्जाशीला पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है? राधा लज्जाशीला पथिक महिला के विषय में कहना चाहती हैं कि आप जाइएगा और उसके कुम्हिलाए हुए मुख, यानी कि म्लान कुम्हिलाए हुए मुख को आप उसको जो है अपने शीतल वायु पवन से क्या करना? मिटाना, यानी उसकी थकान को दूर करना। उसके बारे में उसकी चिंता करती हैं। ओठों की और कमल मुख में अलंकार, कमल मुख यानी इसमें रूपक अलंकार है। ओठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है? तो आप देखेंगे कमल मुख, कमल के समान, किसके समान? कमल के समान मुख वाला, यानी आपको यहाँ ये बताए कि कौन है यहाँ? कमल मुख। ये इसमें आपका रूपक अलंकार है, कमल के समान मुख वाली, यानी यहाँ ओठों की और कमल मुख में अलंकार, रूपक अलंकार। जलद और कृषक ललना, जहां द आता है बादल, कृषक ललना, ओठों की और कमल मुख में, यानी इसमें जहां उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो, यह छिपा हुआ। तो अब जो है यहाँ कृषक ललना, कभी कभी कृषक ललना का अर्थ बहुत दिन तक लोग कंफ्यूज में रहते हैं। एक गाना आता है, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक। तो ललना शब्द किसके लिए कहा गया है? ललना लाल होई है, यानी स्त्री का बेटा कुल का दीपक होगा। तो यहाँ ललना माने पत्नी, किसान की पत्नी। कभी कभी आप उत्तर किसान की पुत्री लिख देते हैं, तो यहाँ किसान का पत्नी होगा। तो जलद और कृषक ललना का अर्थ बताया। जलद माने बादल, यहाँ जलद माने क्या होगा? जलद माने बादल, जलद माने बादल, और कृषक ललना माने किसान की पत्नी, ये अर्थ बताया गया। ये भी आपके लिए अथवा में था। अब यहाँ जो चाहेंगे आप उसको कर सकेंगे। चलिए हम आप आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर 3+2 दिखता होगा, 3 नंबर का साहित्यिक परिचय। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय नहीं लिखना है, इस लेखक के विषय में जितने साहित्य पर जानते हो उसी को लिखना है। और 2 नंबर का रचनाएं आपको विधा सहित लिखना है। पहले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको एक चीज याद करा दे, पहले थे वासुदेव शरण अग्रवाल, जिसका जन्म 1904 में हुआ था। दूसरे थे रावर्स नर्सिंग होम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिसका जन्म 1906 में हुआ था। तीसरे यानी वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ में 1904 में हुआ, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 में सहारनपुर में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में ये बलिया जिले में हुआ। कहाँ हुआ? बलिया जिले में। देखो क्रम से तीनों का आपको जन्म बता दिया मैंने। अब इनके साहित्यिक परिचय लिखिए।
ये साहित्य में इनका क्या योगदान है, किस विश्वविद्यालय के एचओडी रहे और किस युग के रहे, उस पर आपको विशेष बल देना है। कौन सा इनको पुरस्कार दिया गया और किस किस विधा पर इन्होंने रचना किया। ये एक चीज आपकी गलती, हम कमजोरी पकड़े उसको बता दे। ये काव्य की कोई रचना नहीं लिखे हैं, कोई भी काव्य नहीं लिखे। ये क्या लिखे हैं, निबंध, निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, उपन्यास, कहानी, कहानी और नाटक। इन सब विधाओं को आप विधा सहित लिखने का प्रयास करेंगे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम साहित्यिक परिचय विधा सहित, अभी हमने इनसे जो आया था अशोक का फूल, अशोक का फूल मैंने बताया था वह ललित निबंध था। तो इनका निबंध, अशोक का फूल, कुटज, आलोक पर्व, ये सब साहित्य विमर्श, ये है उपन्यास इनका बचपन। तो इस तरह से इनके साहित्यिक परिचय रचनाएं विधा सहित लिखेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद के विषय में कौन नहीं जानता। आप तो साइंस के छात्र हैं विद्यार्थियों, साइंस के विद्यार्थियों को तो इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखने में तनिक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनके जीवन परिचय, इनके 4-6 रचनाएं हैं, उन रचना को, इनके विज्ञान पर इन्होंने जो काम किया है वही आपको लिखना है। और तीसरा जो पहले पार्ट में था वह लास्ट में दे दिया मैंने, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में मेरठ में हुआ है। ये वासुदेव शरण अग्रवाल, ये भी निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार और शोध ग्रंथ इन्होंने लिखा है। इनके साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं, केवल साहित्यिक परिचय लिख के छोड़ देंगे 3 नंबर पाएंगे, रचनाएं विधा सहित लिखेंगे तो 5 में 5 पाएंगे। ये अपने कॉपी पर लिख करके, ये मुझे बहुत सारे भैयाओं ने दिखाया है जिन्होंने अपनी सारी रचनाओं को विधा सहित लिखा है, साहित्यिक परिचय लिखा, वो 5 में 5, 4 में 5 किसका आया है वो बताएंगे। तो ये चीज मैंने आज आपको बता दिया। अब हम जैसे एक साहित्यकार के बारे में आया है वैसे कवि के बारे में भी पूछता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से 5 नंबर को रहता है, 5 नंबर के भी रहता है। खूब सुंदर लेख में मन बना करके अच्छे से लिखने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। यह भी शब्द सीमा की ओर न जाइएगा। 3 नंबर का इनका भी साहित्यिक परिचय जो आपको यहाँ दिया गया वो है मैथिली शरण गुप्त। क्या है? मैथिली शरण गुप्त। आपके मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि जो साकेत जैसा महाकाव्य लिखे हैं, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि है। इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इसमें इन्होंने साहित्य पर क्या क्या काम किया, इनकी कौन सी रचना पहली है जिसे इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया, और वह रचना किससे, वह रचना किसके लिए जानी जाती है, और उसके बाद कौन सा महाकाव्य, उस पर उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, और ये कौन सी पत्रिका है जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ करती थी, उसमें कौन सी पहली रचना प्रकाशित हुई। ये सब हम इसमें दर्शाते हुए इनके सारे काव्य रचना को हम यहाँ कवियों में कृतियां सभी लिखेंगे। कवियों में कृतियां, कवियों की सारी कृतियां हम लिखेंगे, इसका हम ध्यान देंगे। उसी तरह से सुमित्रानंदन पंत हैं। देखिए हम बचना चाहते हैं, हम बचे ना। ये जो सुमित्रानंदन पंत हैं, सुमित्रानंदन पंत को अगर आप लिखते हैं तो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। सुमित्रानंदन पंत अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, मगर प्रयागराज में यही काला काकर में आकर के अपना पूरा साहित्यिक जीवन बिताया। सुमित्रानंदन पंत प्रगतिवाद के, छायावाद के हैं, लेकिन ये प्रगतिवाद में भी काम किए हैं, क्योंकि इनकी कुछ रचनाएं छोड़ करके टोटल रचनाएं प्रगतिवादी है। यानी इनकी छायावादी रचनाएं क्या है? छायावादी रचनाएं देख लीजिए आप। ये है गुंजन, गुंजन, और उसके बाद गुंजन पल्लव, पल्लव, उसके बाद ये गुंजन पल्लव, वीड़ा ग्रंथ पल्लव गुंजन पल्लव। अगला है वीड़ा, यानी क्या है? वीड़ा और ग्रंथ, है ना। ये 4 रचनाएं। तो जो आप पढ़े हैं नौका विहार, वो किससे लिया गया है? गुंजन से। तो कहने को मतलब कि इनका आप सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं दी गई है, छायावाद की जितनी है उसको अलग लिखिए,
प्रगतिवाद की जितनी है उसको अलग लिखिए। यानी एग्जामिनर कितना खुश होगा। प्रगतिवाद, छायावाद, सारी रचनाएं ये प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुंदरम कवि, प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं। ये सारे छायावाद की कौन सी रचनाएं हैं, प्रगतिवाद की कौन सी रचनाएं हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन सी रचनाएं हैं, गांधीवाद से प्रभावित कौन सी रचनाएं हैं, सबको अगर स्पष्ट लिख दिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें मेरा दावा है इस प्रश्न में 5 में 5 कोई नहीं काट सकता। जिस जो लैंग्वेज से मैं बोल रहा हूं अगर उसको लिख लिया आपने तो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर करके लिखिए, सबके बारे में बताइए कि अरविंद दर्शन से प्रभावित ये रचना है, गांधीवाद से प्रभावित रचना ये है, और छायावादी ये रचनाएं हैं। इनको इनकी किस रचना पर कौन कौन पुरस्कार दिया गया, और प्रकृति के चित्रे के, यानी ये सब शब्द लिखने के बाद वह एग्जामिनर आपको बताएं। आपकी सारी कॉपी को इतनी स्मूथली चेक करेगा, 98 का 102 पहुंच जाएगा तो पुनः कॉपी चेक करना पड़ेगा उसे, करे तो इतना नंबर पा गया। तो अगला अब हम 5 क्वेश्चन तक अभी पहुंच पाए। अब आपको कहानी के क्षेत्र में ले चलते हैं। अभी हमने गद्य गरिमा, काव्यांजलि से प्रश्न आपको बताया। मेरे विद्यार्थियों आज से ही ये तय कर लो कि हमें सारे पाठ के नाम, लेखक के नाम, कवि के नाम, पाठ के नाम विधा सहित रट लेना है, क्योंकि उनके पैराग्राफ में पाठ का नाम, कवि का नाम, लेखक का नाम आता रहता है। एक गलती ना हो 2 नंबर मिलता है। आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन अपने साथ साथ अन्य विद्यार्थियों का ध्यान दे। यह मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, बस केवल समाज सेवा के लिए आप दूसरे को भी लाइक कर, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले, और दूसरे को भी यह बताइए कि यह यूट्यूब, यह जो आपका आया है चैनल पर, यह निस्वार्थ है, सब इसको पढ़ें, सब अपना संदेह, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे करें। तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका, जरा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है भैया, यह है कहानी से बहादुर और पंचलाइट। आप खूब अच्छी तरह से जानते हो कहानी के तत्व। कहानी के कुल 8 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? कहानी के कुल 8 तत्व हैं। अब 8 तत्वों को लिखेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्लास में बताया है, नोट्स उठा के देखिएगा। एक सूत्र मैं बताया करता हूं, कपाच, कथोप, देसई, भाऊ। मेरे विद्यार्थियों, क से कथावच, पा से पास, च से चरिचित्रण, कथोप से कथोप कथन, दे से देश काल, स से शैली, भा से भाषा, उ से उद्देश्य। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहानी के तत्व हो गए। इनमें से कोई एक कथावस्तु पूछा है। क से कथावस्तु, क से कथावस्तु, यहाँ कथावस्तु ही तो पूछा है ना, तो इसमें से हेडिंग निकाल करके आप कथावस्तु लिखेंगे। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा, और ये बहादुर और पंचलाइट ऐसी कहानी है जिसके कहानीकार यशपाल, आंचलिक उपन्यासकार, सिंहावलोकन उनका आत्मकथा। तो ये पंचलाइट, ये दलितों पर लिखा गया यह पंचलाइट ग्रामीण कहानी बहुत रोमांटिक कहानी है, प्रेम का परिपाक भरा हुआ है। इस कहानी को जो नहीं पढ़ा तो कोई कहानी नहीं पढ़ा। तो पर्दा कहानी पर ये पंचलाइट कहानी जो यशपाल ने लिखा है, जो क्रांतिकारी कहानीकार कहे जाते हैं, इनकी कहानी को आप पढ़ करके इनकी कथावस्तु को लिखे। और उद्देश्य को देखिए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ उसे उद्देश्य आ गया, तो ये सूत्र लिख दीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे, चाहे बहादुर करिए अथवा पंचलाइट, ध्रुव यात्रा करिए, कहानी इसमें केवल 3 कहानी आई है, बहादुर, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा। बहादुर और पंचलाइट करेंगे तो कथावस्तु करेंगे, ध्रुव यात्रा करेंगे तो ये उद्देश्य लिखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान दीजिए, ये 5 नंबर का है। 1 पेज 1.5 पेज में जरूर लिखने का प्रयास करिए। 2 पेन का प्रयोग करिए, काली पेन का, नीली पेन का प्रयोग करिए, और स्पष्ट रूप से प्रश्नोत्तर डाल करके इसको लिखिए। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है 7वां प्रश्न, स्वपठित खंड काव्य। आइए आपको बताते हैं किस जिले में क्या क्या लगता है। तो हम प्रयागराज के हैं,
तो प्रयागराज में जो हम प्रश्न पढ़ेंगे वह प्रयागराज का हम बताते हैं आपको आलोक वृत्त खंड काव्य। क्या है? आलोक वृत्त। ये आपके यहाँ आलोक वृत्त चलता है। अभी तक जो विद्यार्थी एक खंड काव्य नहीं पढ़े, जो विद्यार्थी ये नहीं जाने कि कौन सा खंड काव्य चलता है, इसमें से सारे नहीं, केवल इस प्रश्न में से चाहे इसको करिए चाहे इसको, तो आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक, आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक गांधी जी हैं। कौन है? गांधी जी। गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं एक पेज 1.5 पेज में दोहे में युक्त जो रचनाएं आपको लिखाया गया है उसको लिख देंगे। इसमें भी 100% 5 में 5 नंबर मिलने वाला है। अगर इनकी जो है नायक का कैरेक्टर लिखते हैं, अगर आलोक वृत्त की कथा वस्तु लिखेंगे तो वो भी मिलता है, लेकिन इस पर क्योंकि कोटेशन युक्त रहता है, वह सब जानते हैं। गांधी की विशेषताएं, गांधी की चारित्रिक विशेषताएं, अफ्रीका में क्या किए, भारत में क्या किए, दांडी यात्रा क्या किए, वही सब इसमें आपको दिखाना है। अब आगे हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न में आते हैं तो देखते हैं, अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों 50 नंबर का सिलेबस आपका खत्म हो गया, यानी एक खंड खत्म हो गया। अब हम दूसरा खंड जब करने चलें तो यहां दूसरा खंड लिख दें, खंड ख वहां दिखा दें ताकि ये क्लियर हो जाए एग्जामिनर को कि बालक खंड ख शुरू कर दिया है। तो खंड ख में प्रश्न संख्या 8, ये पूरा आता है 7 नंबर का, 2 नंबर का संदर्भ और 2 नंबर का अनुवाद। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से, अनुच्छेदों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर आप संदर्भ नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर नहीं पाएंगे, अगर लिख देंगे तो 2 नंबर फ्री कपा जाएंगे। लोग समझते हैं इससे क्या मतलब है, 2 नंबर इसी का है और अनुवाद का 5 नंबर है। तो आगे आप आइए देखें, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पत्रकारश्चासीत परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवय आसीत यत् कुत्रापि अयम जनानम दुखितान पीड़यमानश्चास्तु तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थित सर्वविधिं साहस्य अकरोत् प्राण सेवा। प्राण सेवा होगा यहाँ प्राण सेवा। अस्य स्वभाव एवासीत। यह महामना मदन मालवीय है। महामना मदन मोहन मालवीय ये पाठ शीर्षक है, इसी से लिया गया है। संदर्भ प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित महामना मदन मोहन मालवीय शीर्षक से लिया गया है। अब अनुवाद में महान विद्वान वक्ता धार्मिक नेता चतुर पत्रकार यानी महामना मदन मोहन मालवीय श्रेष्ठ वक्ता धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा, वो उनके सर्वोच्च गुण क्या थे? लोगों की सेवा करना था और उनकी विशेषता था कि यत्र कुत्राप अयम जनानाम दुखतान, जहां कहीं भी किसी को दुखी देखते थे उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए तथैव शीघ्र ही उपस्थित हुआ करते थे। सर्वविध सहायश्च अकरोत्, सभी प्रकार से उसकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा करना उनका स्वभाव था। चाहे ये करिए चाहे ये करिए, आपको 7 नंबर मिलना है। अथवा इसीलिए लिखा है, अथवा पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न में हम आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए पद्यांशों में से, यहां देखिए कुछ अशुद्धियां मुझसे हो गई है, पद्यांश नहीं दिए गए श्लोक, दिए गए इसको श्लोक होना चाहिए। दिए गए श्लोक में से न मे रोचते भद्रम व उलूकश्याम विवेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्यम कथम क्रुद्धो भविष्यत्। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह जो आपको पैराग्राफ हम बताने जा रहे हैं इसके लिए ध्यान दीजिए। यह जातक कथा का है और यह सुभाषित रत्नान का है। इसमें से चाहे जो करो, अधिकतर विद्यार्थी इसको लाइक करते हैं। इसको बता परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम, जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है, जो पीठ पीछे
यानी आपको गलत बता करके अपना सही उत्तर कर ले। पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है और सामने प्रिय बोलता हो, ऐसे मित्र को उसी के समान त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े पर दूध का लेप किया गया। इस प्रकार के मित्र को तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, जो सामने आपको प्रिय बोलता हो और पीठ पीछे क्या करता हो, आपकी बुराई करता हो, ऐसे मित्र को तत्काल अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। न रोचते भद्रम व उल्लूकस, इस उल्लू का इस समय ऐसा क्रोध से भरा हुआ मुख है, तो जब ये क्रोध करता होगा तो कैसा होगा। तो इन दोनों में से जो आपको समझ में आए उसको आप संदर्भ सहित कर सकेंगे। अब आए हम व्याकरण की ओर चलते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों जरा ध्यान दीजिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन जो आपके पास शनिवार रविवार बचा हूं, आपको मोटिवेशन के लिए यानी प्रोत्साहन के लिए मैं ये पेपर आपके सामने लाया हूं। एक एक मिनट आपके लिए बहुत लाभकारी है। प्रिय विद्यार्थियों, हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन जितना पढ़ेंगे उतना ही सरल आपको होगा। इसलिए जिस विधा से जिस तरह से बताया जा रहा है या क्लास में शिक्षक महोदय लोग बताए हैं, उस रीति का अनुसरण करते हुए अपने पाठ की तैयारी करते चलें। आगे देखें, तलवार की धार पर चलना, मुश्किल कार्य करना, टकासा जवाब देना यानी खरा जवाब देना, दाल में काला होना, गड़बड़ होना, नमक मिर्च लगाना यानी लिपड़ी चुपड़ी बातें करना, यानी बातें बनाकर बताना। ये मुहावरा, इसमें से कोई आपको एक करना रहेगा अर्थ लिखने के लिए। ये आप सभी भैया कर लेंगे। हाँ, एक विद्यार्थी ने पूछा, क्या सर ये अपठित नहीं आएगा क्या? अरे भाई, ये तो 2 साल से हो गया है, अब आपके यहाँ अपठित ही आता है। क्या आता है? अपठित। आप जैसे विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ये कभी कोई नहीं पढ़ा रहता है, इसी से प्रश्न निकाला जाता है, इसी से प्रश्न निकाला जाता है। आप प्रश्न इसको 3 बार 4 बार पढ़िए, इसी में से इसको पैसे जैसे अनसीन पैसेज इंग्लिश से बोलते हैं। लेखक के अनुसार इच्छा लोभाद का क्या परिणाम है? यह कहना एक भूल है कि इच्छा संतोष लोभाद के कारण मनुष्य आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा संतोष लोभाद के कारण समाज में शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए बल्कि उसका उदात्तीकरण करना चाहिए। लेखक के अनुसार इच्छा लोभाद का क्या परिणाम होता है, अब इसमें पढ़ेंगे। उन्हें स्वस्थ दिशा देता है, उन्हें अच्छी तालीम मिलता है, उदात्तीकरण करना पड़ता है। यह कहना एक भूल है कि इच्छा संतोष लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है, समृद्धि प्राप्त करता है। यानी अगर वह इच्छा लोभ आदि का यह परिणाम होता है कि वह समृद्धशाली होता है, आगे बढ़ता है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा ये दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष क्या रुख होना चाहिए? सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर के, सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हुए आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर भी धीरे धीरे साहस पूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः प्राप्त करते हैं। तो आपका उत्तर इसी में है और कहीं नहीं है, यही है आपका उत्तर। तो आप अगर देखेंगे तो आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख है, ये आपको उत्तर यह है। इच्छाओं का उदात्तीकरण होता है, मानव मात्र की सेवा करने के लिए ईश्वर की प्रसन्नता के बगैर इच्छाओं के उदात्तीकरण कहलाता है। अब आगे देखिए आप, अगला प्रश्न है आपका, हम आपको बताएंगे व्याकरण। व्याकरण में लेके चलते हैं, व्याकरण ये है, व्याकरण में चलते हैं तो आप देखेंगे भैया आगे समय कम है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही उत्तर लिखिए। व्यसन क्या है? व्यसन, व्यसन, वसन, व्यसन। इसमें 3 दिया, विवश और व्याकुल। क्या दिया है? विवश और व्याकुल। तो ये विवश और व्याकुल नहीं, कवच और भोजन नहीं, वस्त्र और आदत। वसन माने वस्त्र और व्यसन माने आदत, ये सही है। ये 2 नंबर आपको 1 नंबर मिल गया। अब अंबुज, अंबुद, अंबुज माने ज जहां होगा वो जल होगा और क्या होगा? कमल। अब यहां ये गलत है। और द माने बादल,
ये उत्तर आपका सही है। ज रहेगा तो कमल, क्योंकि जल में पैदा होता है, और द रहेगा तो बादल, ज रहेगा तो कमल। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न हुआ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखे। अंबर माने वस्त्र, अंबर माने वस्त्र, और अंबर माने वस्त्र, अंबर माने वस्त्र और आकाश, ये दोनों दिया है। और पट माने पर्दा, और पट माने चालाक, चतुर। विधि माने ब्रह्मा, विधि माने ब्रह्मा, विधि माने बाघ, विधि माने विधाता, और नाग माने सर्प होता है, पहाड़ होता है। हाथी, सॉरी, नाग माने यानी सर्प और हाथी, ये 2, इनमें से कोई एक करना, इन तीनों में से कोई एक करना है। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आंखों के सामने हो। चारों विकल्प आपके सामने दिया है। नेत्र, सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंखों के आगे, प्रत्येक आंख। हे भैया, यही प्रत्यक्ष है। आंख के सामने बैठे हैं ना आप, प्रत्यक्ष हैं, जो आंखों के सामने हो। अगला क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाला। किसकी इच्छा रखने वाला? जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए कहा गया है जिज्ञासु। क्या कहा गया है? जानने की इच्छा रखने वाला, यहां जिज्ञासु। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करिए। सब 2-2 नंबर का था। ये 33 नंबर का व्याकरण और 10 नंबर का इतिहास, आपको 95 प्लस, एकदम ढेर का ढेर, पूरे विद्यालय के बच्चे पा सकते हैं अगर इनका सही हो गया। तो आगे हम क्या देखते हैं? आगे हमें देखते हैं, निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करें। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। आप देखिए, तुम तो कुर्सी पर बैठते हैं, तो आप ते ना लगाइए, जो दिया है तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, यहां हो लिखिए, है काट के। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। ठीक। इस सरोवर में अनेकों कमल है। एक का अनेक होता है, एक वचन है, अनेक बहुवचन है, तो अनेक का अनेकों थोड़ी होगा। तो अनेक, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवित्री, ये आपको हम हमेशा क्लास में बताते हैं, कवित्री। हर कंपटीशन में यह पूछा जाता है, कवित्री, उज्जवल, सन्यासी, तो यहाँ कवित्री पूछा गया है। तो इसमें गलती ये कर दिया था, हमको ऐसा न करके कवित्री करना है। ये आपका 2 नंबर बड़े सीधे से चला गया। ठीक, ये 2 नंबर, एक नंबर के 2 नंबर के हैं। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, इसको काट दीजिए आप। फिर अब आगे हम आते हैं, इसको देखते हैं क्या बताते हैं, जरा आप ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे। सारे भैया लोगों को हम बता रहे हैं कि रस, वीर रस, हास्य रस, अस्थाई भाव। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। साज चतुरंग सैन अंग में, सरजा शिवाजी जंग जीतन को चलता है, ये वीर रस का उदाहरण है। हर का अस्थाई भाव लगा करके पूरा उदाहरण बता सकते हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य लगा करके उदाहरण दे सकते हैं। तो ये 2 नंबर का परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि सब में परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। तो हम यहाँ चलते हैं, तो ये इसको कर लेंगे। श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में जन जानो मन जानो जनो मनो, उत्प्रेक्षा का परिभाषा, जहां उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण लिख करके हमें नंबर लेंगे। दोहा अथवा सोठा। दोहा अथवा अर्थ सम्मात्रिक छंद है। दोहा में 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। मात्रा सहित मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप एक उदाहरण दे करके उस पर मात्रा जरूर लगाएं, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब आगे हम चलते हैं, जो यहाँ अगला प्रश्न दिया गया है, आपको देखिए हम बताते हैं, वो है क्या है, जरा देखें, जरा ये देखेंगे। आगे आए भैया। अगला देखें भैया, अगला दिया गया है इसमें, निम्नलिखित बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र। स्कॉलरशिप के लिए आप फॉर्म भरने जाते हैं तो तुरंत आपके क्लास टीचर कहते हैं जाइए बैंक में खाता खुलवाइए, तो वहां आप प्रार्थना पत्र देते देते एकदम अभ्यस्त हो चुके हैं। तो शाखा प्रबंधक के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे जो 6 नंबर का रहेगा।
अपनी भाषा शैली में लिखना है और डेट सहित शाखा प्रबंधक का वहां इस तरह से लिख करके शहर में फैली संक्रामक बीमारी के कारण इस समय इतनी जनसंख्या दिव्य भव्य कुंभ हुआ है। अगर आपको कहीं लगे कि स्वच्छता करने के लिए जरूरत है तो एक प्रार्थना पत्र नगर निगम को लिख करके तुरंत भेजिए कि जिला नगर प्रबंधक, आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में बहुत गंदगी है, इस गंदगी को साफ कराने की कृपा करें। तो यह आप कम कर सकते हैं। ये 6 नंबर का है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 14वां क्वेश्चन ये निबंध है। निबंध लास्ट में आप दिया करिए। अब इसमें देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्ध विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। आतंकवाद भी पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन अलग से बताते हैं, विज्ञान वरदान है अभिशाप। विज्ञान हमारे लिए जितना यानी वरदान देता है उतना हमारे आपके लिए अभिशाप भी है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहीं पर आपका यह मॉडल प्रश्न पत्र समाप्त होता है। धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, आप अपने डीप लगाएंगे, शेयर करेंगे फेसबुक पर एक दूसरे को भी, ताकि समाज के लिए यह उपयोगी हो सके। केवल अपने पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, जो अभी नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए इतना मेरी तरफ से आप कार्य करिएगा। धन्यवाद। यहीं पर आप